जय हिंद साथियों। हम विनय प्रकाश मिश्रा हैं। ये सरस्वती ट्यूटोरियल्स हैं। आप भविष्य के दरोगा हैं और ये हमारी तैयारी चल रही है। आज संविधान विषय को आगे पढ़ते पढ़ते हम अपने तीसरे चरण में आए हैं। तो तीसरा चरण हमारा प्रस्तावना का है। हमने संविधान निर्माण के ऐतिहासिक प्रक्रिया को जाना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जाना, हमने संविधान सभा को जाना और संविधान सभा में हमने देखा कि 6 दिसंबर के गठन के बाद, 6 दिसंबर 1946 के गठन के बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं और स्थायी अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद ऐसी प्रक्रियाएं और आगे बढ़ती हैं और 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की आधारशिला रखता है और इसे पास करने वाले हमारे पहले प्रधानमंत्री रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में जब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो उसमें कुछ बातें बताई गई कि हम भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए कैसा भारत बनाना चाहते हैं, भारत के लिए भारत के लोगों को क्या अधिकार देना चाहते हैं। और जो पहली पंक्ति वहां से उठ करके आती है हमारी उद्देशिका में, उद्देशिका प्रस्तावना का दूसरा नाम भी है उद्देशिका। अगर कहीं उद्देशिका लिखा है तो आप उसे प्रस्तावना ही समझेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ संशोधनों के साथ धीरे धीरे करके उसे संविधान में, जब हम संविधान को अंगीकृत करते हैं 26 नवंबर 1949 को, तो इस दिन जब हम संविधान को अंगीकृत करते हैं तो संविधान में पहला पन्ना जो हमारा जुड़ता है वो यही उद्देश्य प्रस्ताव होता है। और उद्देश्य प्रस्ताव में अंतिम पंक्तियां 26 नवंबर 1949 को लेकर जुड़ती हैं। अभी हम प्रस्तावना देखेंगे तो समझेंगे। प्रस्तावना या उद्देशिका कहां से आई है? वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, उद्देश्य प्रस्ताव से आई है, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखा था। प्रश्न आता है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना कहां से ली गई है? तो भारत के संविधान में प्रस्तावना कहां से ली गई है, इसके उत्तर होते हैं दो, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में प्रस्तावना का आधार क्या था? प्रस्तावना का आधार था उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना का आधार था उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दो उत्तर कैसे हो सकते हैं इसको समझते हैं कि जो प्रस्तावना का विचार है, जो थॉट ऑफ द प्रीएम्बल है, वो अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अर्थात विचार जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। और इसका आधार अगर हम देखें तो आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। अब आपकी स्क्रीन पर ये संविधान की प्रस्तावना दिख रही है। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, अर्थात पहली पंक्ति है हम भारत के लोग। आइए इसे समझते हैं कि यह पंक्ति क्यों लिखी गई। वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जब संविधान सभा का निर्माण हुआ और गठन हुआ और उसके बाद संविधान बन रहा था तो बहुत गौरवपूर्ण पल थे। उन गौरवपूर्ण पलों में हमने देखा कि अब हम स्वतंत्र हैं अपने देश का संविधान बनाने के लिए, अपने लोगों के लिए संविधान बनाने के लिए। और इसी वजह से ये पंक्ति लिखी गई कि हमारा संविधान हम भारत के लोग बना रहे हैं और हमारा संविधान हम भारत के लोगों में निहित है। अर्थात जो हमारे संविधान की शक्ति है वह किस में निहित है? जनता में निहित है। अर्थात हम भारत के लोगों में निहित है और हमारा संविधान किसके लिए है? जनता के लिए है। अर्थात किसके लिए? हम भारत के लोगों के लिए है।
इसके बाद अगली पंक्ति आपको स्क्रीन पर फिर से जो प्रस्तावना दिख रही है उसमें आप देख रहे होंगे, अगली पंक्ति है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसमें 4 शब्द आए। एक आया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम शब्दों को समझते चलेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा शब्द आया लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये मूल प्रस्तावना के शब्द हैं जब हमारा संविधान अंगीकृत हुआ। और 2 शब्द आए समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन से पहले ऐसा हुआ कि सन 1973 तक जो सुप्रीम कोर्ट था, सन 1973 तक सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंग नहीं मानता था, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानता था। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का अंग है प्रस्तावना, संविधान का अभिन्न अंग है प्रस्तावना। और इससे पहले 1973 से पहले जब सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंग नहीं मानती थी प्रस्तावना को, अतः प्रस्तावना जो है वो अमेंडेबल नहीं थी, संशोधनीय नहीं थी। प्रश्न पूछा जाता है क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? 1973 से पहले नहीं किया जा सकता था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानती थी। लेकिन 1973 के बाद केशवानंद भारती केस से यह निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। और 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन इमरजेंसी के समय हुआ था इंदिरा गांधी सरकार में, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और इसी के साथ अखंडता। 3 शब्द कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी और पंथ निरपेक्ष नामक 2 शब्द और जुड़े। आइए इन 5 शब्दों को समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हुआ कि हम अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों पर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और सक्षम भी। हमें किसी बाह्य शक्ति का, किसी दूसरे राष्ट्र का कोई प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। अर्थात हम एक सक्षम राष्ट्र हैं, हम किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन कोई भी कार्य नहीं करेंगे। अर्थात हम पूरी तरीके से संप्रभु राष्ट्र हैं, सोवरेन कंट्री, संप्रभु राष्ट्र। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ आपको समझ आ गया। लोकतंत्रात्मक, लोक का अर्थ हुआ जनता, तंत्रात्मक जिस जनता का सिस्टम। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ हुआ जहां जनता ही संप्रभु है, जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए सरकार बनती है, वह राष्ट्र क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बात समझ आई? इसके बाद आते हैं समाजवादी शब्द पर। तो समाजवादी शब्द बहुत बार इस पर चर्चाएं हुई हैं। समाजवादी शब्द को हटाने की मांग भी होने लगी थी, कई बार हुई है। 2015 में सरकारी दस्तावेजों से इसका हमने देखा था, एक अखबार के विज्ञापन में, सरकारी विज्ञापन में समाजवादी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था क्योंकि ये संशोधन के बाद आया है। लोग इसे कहते हैं कि ये हमारे साथ फिट नहीं बैठ रहा, हमारे सिस्टम के साथ फिट नहीं बैठ रहा। लेकिन फिर भी हम समझते हैं समाजवादी का अर्थ क्या होता है। समाजवादी शब्द का अर्थ होता है ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों में, अर्थात पूंजी और जमीन आदि पर पूरा आधिपत्य बराबर लोगों का हो। अर्थात किसी के पास केंद्रित आधिपत्य ना हो, केंद्रित आधिपत्य ना हो, इसको कहते हैं समाजवादी सिस्टम। ठीक है। पंथ निरपेक्ष, अर्थात सभी को अपने अपने पंथ को मानने का, अपने संप्रदाय को मानने की स्वतंत्रता है।
किसी भी प्रकार से किसी की उपासना में हम विघ्न नहीं डाल सकते हैं। और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन फिर भी मूल संविधान में पंथ निरपेक्षता की बातें थी। हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला था मौलिक अधिकारों में, अर्थात हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष मूल संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में एक बैठी हुई बात थी, जो पंथ निरपेक्ष शब्द के माध्यम से प्रस्तावना में भी जोड़ी गई और प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग कहते हुए कहा गया कि संविधान हमारे राष्ट्र को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में दर्शाएगा। समझ आया? अब आपकी स्क्रीन पे प्रस्तावना पुनश्च दिख रही है। प्रस्तावना में आगे के शब्द हैं, सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता। तीन चीजें, हमने तीन शब्द देखे। एक तो न्याय देखा, समता देखी और स्वतंत्रता देखी। न्याय देखा, समता देखी और स्वतंत्रता देखी। न्याय के साथ साथ कौन कौन से शब्द बोले गए? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। संविधान निर्माता हमें कौन कौन से न्याय दिलाना चाहते हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ हुआ कि समाज में किसी भी प्रकार से रंग, जाति, धर्म इन प्रकार से विभेद नहीं होगा, सभी को समान अवसर मिलेगा समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान को बचाने का, आगे बढ़ाने का। तो यह हुआ सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ हुआ कि कहीं भी अर्थव्यवस्था अर्थात धन संपदा केंद्रित नहीं होगी। ठीक है, आर्थिक न्याय का अर्थ हुआ कि धन संपदा केंद्रित नहीं रहेगी। इसके बाद आया राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ हुआ कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति समान है, सभी को सरकारी कार्यालयों में अपने कार्य कराने की पूरी आजादी है, पूरी स्वतंत्रता है, और यदि वह उस स्वतंत्रता से वंचित रहते हैं तो उन्हें राजनीतिक न्याय दिलाने की कटिबद्धता किसके पास है? हमारे संविधान के पास है। यह बात समझ आई आपको? इसके बाद समता की बात करते हैं। तो प्रतिष्ठा व अवसर की समता की बात हुई। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अर्थात किसी भी समुदाय की बात हो, किसी भी व्यक्ति की बात हो, सभी को उनकी क्षमता के अनुसार अवसर मिलेंगे। और यदि किसी एक दो व्यक्तियों की क्षमताएं समान हैं, मान लीजिए गोपाल और घनश्याम दो व्यक्ति हैं, दोनों की क्षमताएं समान हैं, दोनों एक कार्य को कर सकते हैं, तो दोनों को समान अवसर मिलेगा। जो प्रतिस्पर्धा में आगे निकलेगा वह विजेता होगा। सीधी बात है। अर्थात अवसर की स्वतंत्रता इन दोनों के पास है और प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता भी, प्रतिष्ठा की समता भी हमारे पास है। अवसर की समता इन दोनों के पास है, दोनों को समान अवसर मिल रहा है, समानता मिल रही है, और प्रतिष्ठा की भी समानता मिलेगी। अर्थात इनमें अगर कोई भी विजेता होता है, ऐसा नहीं कि घनश्याम विजेता हो तो उसकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा बढ़ जाए और गोपाल विजेता हो तो उनकी प्रतिष्ठा उतनी ना बढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को प्रतिष्ठा का भी समान अवसर मिलेगा, समता। ठीक है, इस उदाहरण के माध्यम से हमने समझा प्रतिष्ठा व अवसर की समता क्या है। फिर आती है बात स्वतंत्रता की। ये बड़ा भैया डिबेटेबल सब्जेक्ट है, स्वतंत्रता। अब भैया आप ये मानिए कि आप किसी शहर जाएं तो आप गाना गा सकते हैं कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, मुझको एक बार मुलाकात का मौका दे दे, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते ना कि आपको मुलाकात का मौका दे दे। अर्थात स्वतंत्रता आपकी भी है और मुलाकात का अवसर देने लायक व्यक्ति की भी है। अर्थात दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों की स्वतंत्रताएं हैं। आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं कि मुलाकात का मौका दे दे, वे मिलने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर वे ना चाहें तो आपकी स्वतंत्रता मात्र से आप उन पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि हमारी स्वतंत्रता थी, हमें मिलना था, आप नहीं मिलने आए। ये चीजें यहाँ नहीं हो सकती। तो स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि हम परिसीमन के साथ स्वतंत्र हैं। हम तब तक स्वतंत्र हैं जब तक हमारी स्वतंत्रता से किसी की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है। स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की बात की गई है? विचार की स्वतंत्रता,
आप विचार रख सकते हैं कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अभिव्यक्ति कर ही रहे हैं, ठीक, और उन्हें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो मना कर दें, ठीक है। विचार की स्वतंत्रता है आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपके विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है आप विश्वास रख सकते हैं कि वो मिलने आएंगे, आप उनकी उपासना कर सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बड़ा चर्चा का विषय रहता है। आपने अभिव्यक्ति की, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, उन्होंने अभिव्यक्ति की, हम नहीं मिलना चाहते। आपकी अभिव्यक्ति पे उनकी अभिव्यक्ति तो नकारात्मक थी। उस अवसर पर आप उन पर किसी भी प्रकार से जोर या जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, उनको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अब अगले सेंटेंस में आप उन्हें गाली नहीं दे सकते। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी नहीं है कि आप बिना मतलब अकारण किसी को भी कुछ भी बोल दें। आप प्रस्ताव रख सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती किसी को आदेश नहीं दे सकते, किसी ऐसे व्यक्ति को आदेश नहीं दे सकते, और कोई ऐसा आदेश नहीं दे सकते जो सामाजिक रूप से, जो उनकी प्रतिष्ठा पर या उनके मान स्वाभिमान पर, उनकी आचरण पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा हो। आपको समझ आया होगा। स्वतंत्रताएं चारों, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता, 4 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता के साथ हमारी प्रस्तावना आगे बढ़ती है। आपकी स्क्रीन पे दोबारा से प्रस्तावना दिख रही है। को प्राप्त कराने के लिए, अर्थात इन सभी को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आइए समझते हैं। इसमें 2 शब्द आए। एक शब्द आया राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता का अर्थ होता है भाईचारा, अर्थात सभी समान रूप से एक भाईचारे के साथ रहेंगे, और कैसी राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाले भाईचारे के साथ रहेंगे। अर्थात जो भाईचारे की भावना राष्ट्र की एकता व अखंडता को बढ़ावा दे, ऐसे भाईजान हमें बनना है। ऐसे भाईजान नहीं बनना है जो भाई की जान ले। समझ आया? जो राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए आवश्यक हो, ऐसे भाईजान बनके ऐसा भाईचारा निभाते हुए हमें आगे बढ़ना है। अखंडता आप समझते ही होंगे, और इसमें आगे आता है 26 जनवरी 1949 को हम ऐसा करते हैं। ये अनुच्छेद इसमें बाद में जोड़ा गया प्रस्तावना में, उद्देशिका में, उद्देश्य प्रस्ताव के बाद। और ये रही हमारी प्रस्तावना को हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ली गई है, जो JL नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी संविधान सभा के समक्ष। और आगे बढ़ करके इसे प्रस्तावना को 1973 तक, जब सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता था कि संविधान का अंग है, तब तक इसे संशोधन के बाहर रखा गया था। जब 1973 के पश्चात जब ये संविधान के अंग के रूप में स्वीकारी गई केशवानंद भारती केस में, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 3 शब्द जोड़े गए: अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात है। न्याय कौन कौन सा? आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक। और 2 प्रकार की समताएं, प्रतिष्ठा व अवसर की समता। 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं, अब विचार, अभिव्यक्ति, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। इस 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और इसी के साथ संविधान में हम संविधान का एक मूल ढांचा समझ चुके हैं कि हमें भारत का संविधान क्या क्या अवसर, क्या क्या न्याय, क्या क्या समताएं प्रदान करने जा रहा है। और हम संविधान को आगे पढ़ेंगे। आइए कुछ फैक्ट जानते हैं। हुआ जब भारत के मूल संविधान बना तो उसमें अनुच्छेद की संख्या
395 थी। कुल अनुच्छेद 395 थे। अब संशोधन के बाद 448 अनुच्छेद हैं। इनको मैं 395 अनुच्छेद ही कहता हूं क्योंकि का खा गा के रूप में बढ़ाए गए हैं। इसके बाद आते हैं भाग। तो मूल संविधान में 22 भाग थे, जिसमें भाग 7 हटाया गया और 4 भाग और जोड़े गए, तो 21 भाग हुए 7 को हटाने के बाद और 4 जोड़े गए, तो 4A, 9A, 9B और 14A। तो अब इस संविधान में कितने भाग हो गए? 25 भाग हो गए। हम जब संविधान पढ़ेंगे तो हम 25 दिन में 25 भाग पढ़ेंगे, एक एक भाग एक एक दिन पढ़ेंगे और धीरे धीरे हमारा संविधान कवर हो जाएगा। और अनुसूचियों की अगर बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हो गई हैं। तो अनुच्छेद कितने थे? 395। भाग कितने थे? 22। अनुसूचियां कितनी थी? 8। अब कितनी हो गई है? 12 हो गई है। अगर अंग्रेजी संविधान की बात करें, जो अंग्रेजी प्रति है हमारे संविधान की, तो उसमें 1,46,385 शब्द हैं। 1,46,385 शब्द हैं और इसी के साथ शब्दों के आधार पे और स्वतंत्रताओं के आधार पे, परिसीमन के आधार पर एक बहुत विस्तृत संविधान हमने बनाया और हम विश्व के सबसे बड़े संविधान को रखने वाले देश बने। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ। संविधान ये हुआ विश्व के सबसे बड़े संविधान की बात। विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको देश का है। मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। इसमें 3,814 शब्द हैं। यह सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको देश का है और इसमें 97 अनुच्छेद और 10 अध्याय हैं। और विश्व की सबसे मतलब विश्व में जो बड़ी बड़ी सरकारें हैं, उन बड़ी बड़ी सरकारों में सबसे छोटा संविधान एक बड़ी सरकार का है, जिसका नाम है अमेरिका। अमेरिका विश्व की चुनिंदा बड़ी सरकारों में सबसे छोटा संविधान रखने वाला, लिखित संविधान रखने वाला देश है, जिसके संविधान में 4,543 शब्द हैं। शब्दों के आधार पे हम सबसे बड़ा संविधान है। सब बड़ी सरकारों में छोटा संविधान अमेरिका के पास है और सबसे छोटा संविधान मोनाको के पास है। ये कुछ फैक्ट थे। हम लोग कल संविधान के भाग 1 पर चर्चा करेंगे, या उससे पहले एक लेक्चर मैं और लाऊंगा संविधान के सारे भाग जिसमें कवर किए गए होंगे, सारी अनुसूचियां जिसमें कवर की गई होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।